हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आज आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फेनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। क्या है उत्परिवर्तन? ये क्या है? डीएनए के अनुक्रम में बदलाव ला देती है, मतलब जीनों में थोड़ा फर्क ला देती है। और इसके कारण जब जीन में फर्क आएगा तो उसके जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों के लक्षणों में फर्क आएगा, दोनों अलग हो जाएंगे सामान्य से। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विधिवत्ता लाती है। क्या कहा गया है? पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन क्या है? एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विधिवत्ता लाती है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अतिकुंडलित रूप में एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। अतएव डीएनए का खंड नेक्स्ट है की कमी, हट जाना या बढ़त, जुड़ना, द्विगुणन क्रोमोसोम में बदलाव ला देते हैं। मतलब या तो डीएनए के खंड में कमी हो जाएगी या फिर उसमें एक बढ़ जाएगा, क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है। इसलिए क्रोमोसोम के रूपांतर असमानताओं तथा विस्थनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमीय विस्थन कैंसर कोशिकाओं की सामान्यतः देखे जाते हैं। और ऐसा ज़्यादातर कौन से सेल में होता है? कैंसर कोशिकाओं में होता है। कैंसर सेल होती हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आगे देखते हैं हम। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल अक्षर युग्मक बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। क्या बिंदु या पॉइंट म्यूटेशन क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन क्या है? क्या है? डीएनए के एकल अक्षर युग्मक के परिवर्तन को उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। मतलब केवल एक जगह पर हो, एक युग्मक पर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट उत्परिवर्तन। मतलब एक पॉइंट पे हो, मतलब अलग अलग पे ना हो, केवल एक जगह या एक पॉइंट पे हो, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। डीएनए के एकल अक्षर युग्मक बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दातर कोशिकाएं एरेक्टा सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है। अब ये अगला क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है, स्टार लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया, दातर कोशिका एरेक्टा। पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है? दातर कोशिका एरेक्टा या सिकल सेल एनीमिया। आगे देखते हैं हम। डीएनए के अक्षर युग्मकों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अगले अध्याय में वर्णित है। मतलब जब डीएनए के अक्षर युग्मक है या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय प्रास के बाहर है। उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तन म्यूटाजन नाम दिया गया है। पराबैंगनी विकर्ण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं, ये उत्परिवर्तनजन ही है। मतलब उत्परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं? पराबैंगनी विकर्णों के द्वारा होते हैं। मतलब ये एक इनका म्यूटेंट है जो म्यूटेशन उत्पन्न करता है। आगे हम पढ़ेंगे अनुवांशिक विकार। उससे पहले वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। अनुवांशिक विकार में सबसे पहला टॉपिक क्या है? वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम सिंबल का एनालिसिस कर लेते हैं। ये है स्क्वायर दिखाया गया, ये किसको दिखाता है? नर को। सर्कल किसको दिखाएगा? मादा को। और ये जो
रेक्टेंगल है, क्या है ये जो दिखाएगा, किसको दिखाएगा, लिंग का उल्लेख नहीं है यहाँ पर मतलब। और ये जो रेड कलर कर दिया गया प्रभावित व्यक्ति है, इसमें ये क्या दिखा दी गई, दोनों के बीच में शादी। यहाँ पे ये जो सिंबल दिखाया गया है रिश्तेदारों के बीच में शादी दिखाई गई है। और यहाँ पे क्या है, जनक ऊपर संतति नीचे, बाएं से दाएं जन्म के अनुसार। यहाँ पे जब दोनों के बीच में शादी होती है, दोनों बच्चे कैसे हैं, स्वस्थ है। अगर ये रेड कलर का होता है तो मतलब प्रभावित व्यक्ति होते। यहाँ पे ये शादी दिखाई गई है तो यहाँ पे क्या है, ये बच्चा अनुवांशिक विकार्य है क्योंकि प्रभावित व्यक्ति है। और ये 5 प्रभावहीन संतति का मतलब एग्जाम्पल दिया गया है। मानव वंशावली विश्लेषण प्रयुक्त प्रतीक देखिए, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं शब्दों में। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इसका आधार था कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशवद्ध रहने की अवधारणा। मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों के में किए गए तुलनार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। क्या कहा गया है कि आप मटर के या फिर मुर्गी या ड्रोसोफिला में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वह मनुष्य में नहीं कर सकते। इसलिए यही विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट अपना मानव अनुवांशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब अगर हम मानव कि वंशावली का अध्ययन करें तो यह हमें बहुत कुछ जानकारी देगी, उनके रोगों के बारे में, लक्षणों के बारे में। तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है इनका अध्ययन करना, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता, रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को चित्र 4.14 में दर्शाया गया है, जो हमने ऊपर देखा। ये किसको दर्शाता है, नर को, ये मादा को। और ये नर और मादा के बीच में शादी को दर्शाएगा, बीच में आपस में। और अगर इनको कलर्ड कर दे तो मतलब ये रोगी है, प्रभावित है। आगे है अपना, जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होता है। डीएनए ही आनुवांशिक सूचना का वाहक है और यह बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता जाता है। हाँ, यदा कदा परिवर्तन रूपांतरण भी होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहा जाता है। मानव में कई विकार ऐसे पाए गए हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट अपना मेंडलीय विकार। मोटे तौर पर विकारों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। कौन कौन से, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोम विकार। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित होते हैं। मेंडलीय विकार कौन से होंगे, जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं, मतलब पॉइंट म्यूटेशन होता है, उनको क्या बोलेंगे, मेंडलीय विकार। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। मतलब ये जो रोग है, विकार है, वह बच्चों में जाएंगे जिनका अध्ययन हम वंशागति के सिद्धांतों के साथ कर चुके हैं। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। आगे है, मेंडलीय विकारों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। मेंडलीय विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक्स फाइब्रोसिस, दातर कोशिका रक्ता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनेरिया, थैलेमेशिया इत्यादि हैं। एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कर लीजिएगा। मेंडलीय विकार कौन कौन से उदाहरण में आएंगे, हीमोफीलिया, बोलो हीमोफीलिया, सिस्टिक्स फाइब्रोसिस, दातर कोशिका रक्ता जिसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया,
फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेमेसिया इत्यादि। ये क्या है, सारे जेनेटिक डिजीज है। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। यह सुस्पष्ट है कि एक्स लगन अप्रभावी लक्षण वाहक मादा कैरियर मदर से नर संतति को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना चित्र 4.15 पर प्रस्तुत है, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखाए गए हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करें और एलिंग और लिंग क्रोमोसोम की लंघन लक्षणों की वंशावली नक्शा बनाएं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया क्या है, इम्पोर्टेंट है, आप इनको स्टार लगा लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। इस लिंग सहलगन रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति रोग का संचार होता है। मतलब ये किस में होता है, लड़कों में या आदमियों में ज़्यादा होता है, और औरत होती है वह उसकी क्या होती है, वाहक होती है। वह सिद्ध रूप से वह खुद नहीं होती, लेकिन वह वाहक के रूप में कार्य करती है, इस रोग को आगे प्रिवेंट करती है। इस रोग में रुधिर की थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। क्या होता है, रुधिर की थक्का बनने से संबंध में एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, मतलब वो रुधिर का थक्का नहीं बनने देता वो प्रोटीन। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। विषम युग्मनजी नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी इसमें क्या होती है, वाहक होती है, हर नारी से किस में जाएगा, उसके बेटों में। नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, मतलब बहुत ही कम होती है लड़की भी इसमें इस रोगग्रस्त मिले, क्योंकि इस प्रकार की नारी कि माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है। मतलब पिता का तो हीमोफीलिया से ग्रस्त होना और माता का वाहक होना, मतलब ये दोनों कंडीशन रेयर ही मिलती है, जो कि अधिक व्यय तक जीवित नहीं रह पाता। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में नेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, महारानी विक्टोरिया की वंशावली कौन से रोग से ग्रस्त थी, हीमोफीलिया रोग से। कौन से रोग से ग्रस्त थी, हीमोफीलिया रोग से। और हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं बनता। इसमें रक्त में क्या नहीं बनता, थक्का नहीं बनता। अब नेक्स्ट है, ये इसमें जो डायग्राम दिखाया गया है पहले ये देख लेते हैं। प्रतीकात्मक वंशावली विश्लेषण, अलिंगी क्रोमोसोम का प्रभावी विशेषक जैसे मायोटेनिक दुपोषण डिस्ट्रोफी, और वह कौन सा है, आलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक जैसे दातर कोशिका रक्ता, सिकल सेल एनीमिया। ये तो सिकल सेल एनीमिया का दिखाया गया है और ये मायोटोनिक का दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। यह लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाल और हरे वर्ण के संवेदी शंकु इसमें क्या हो जाते हैं, त्रुटि आ जाती है उनमें, तो होता है। परिणामत व्यक्ति लाल व हरे रंग के विभेद नहीं कर पाता। इसमें लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों के उत्परिवर्तन के कारण आता है। किस पर होता है, यह एक्स क्रोमोसोम पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये पूछे जाते हैं, आपको क्रोमोसोम याद रखने हैं, कौन सा वाई पर होगा और कौन सा एक्स पे होगा। हीमोफीलिया भी एक्स क्रोमोसोम पे है क्योंकि उसमें मादा वाहक होती है, और कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स क्रोमोसोम पे होता है। लगभग 8% पुरुषों एवं मात्र 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। मतलब यह भी महिलाओं में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाएगा। इसका कारण है लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होना। नर पुरुष की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन के वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है। क्योंकि एक्स संलग्न जीव अप्रभावी है, अतः विषम युग्मनजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती है।
इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी एलील के प्रभावी होने के कारण निषिद्ध हो जाता है। पुत्री मादा संतति सामान्य वर्णांध नहीं होगी जब तक कि माँ वाहक एवं पिता वर्णांध न हो। आगे है दातर कोशिका अरक्ता या सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। देखते हैं, यह एलिंग क्रोमोजोम लगन अप्रभावी लक्षण है। क्या है? एलिंग क्रोमोजोम लगन है वो अप्रभावी लक्षण है जो जनकों से तंतु में सभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। विषम युग्मनजी इस रोग का नियंत्रण एलील का एकल जोड़ा HBA और HBS करता है। कौन सा? HBA और HBS करेगा। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइप में से केवल HBS, HBSS, HBS वाले समयुग्मकी व्यक्तियों का दर्शित होता है। विषम युग्मकी जिसमें HBA और HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं। इसमें जो दोनों मिलेंगे HBS, HBS उसमें ये व्यक्तियों में दिखाया जाएगा, परंतु वे रोग वाहक होते हैं। उत्परिवर्तन जीन तंतु में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दातर कोशिका के लक्षण आने की होती है, जो चित्र 4.16 में दिखाया गया है। इस विकार के कारण हीमोग्लोबिन अणु बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का हर एक वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा या साथ के साथ याद कीजिएगा, मेरे साथ के साथ बोलिएगा। इसमें जो हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति, कौन सी? 6th स्थिति, एक अमीनो अम्ल, कौन सा? ग्लूटामिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ग्लूटामिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इंपॉर्टेंट नाम है ये। ग्लूटामिक अम्ल किस में चेंज होता है? वेलिन में। मेरे साथ के साथ रिपीट कीजिएगा, ग्लूटामिक अम्ल किस में चेंज होगा? वेलिन में। एक बार फिर से बोलिएगा, ग्लूटामिक अम्ल किस में चेंज होगा? वेलिन में। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल की प्रतिस्थापना बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन का कारण होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तन हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर दात्राकार हंसिये के आकार का हो जाता है। मतलब RBC का आकार होएगा द्विअवतल बिंब से बदलकर कैसा होएगा? दात्राकार या हंसिये का आकार का हो जाएगा। नेक्स्ट अपना फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या है? यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी एलिंग क्रोमोजोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही बसागति प्रदर्शित करती है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। इसमें क्या है? फिनाइल एनिलीन अम्ल है, वह टायरोसिन अम्ल में बदलने वाला आवश्यक एंजाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें फिनाइल एनिल अमीनो है वो कौन सा? टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एनिल एकत्रित होता जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है। किसमें? फिनाइल पायरुविक में बदल जाएगा। इसके एकत्रीकरण में मानसिक दुर्लभता आ जाती है। विरक्त द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती हैं। ये दिखाए गए हैं इनके चित्र। हीमोग्लोबिन की 20 श्रृंखला संगत अंशों अमीनो अम्ल संगठन और लाल रुधिर कोशिका के सूक्ष्म आरेख सामान्य व्यक्ति से और दातर कोशिका रक्ता रोगी, इसमें ये दिखाया गया है। इसमें तो ये चेंज होते हुए दिखाए गए हैं और ये सिकल सेल एनीमिया का है। इसमें यहाँ पे कैसे ग्लूटामिक चेंज हो रहा है? वेलिन में। आगे अपना थैलेमेशिया। यह भी एक एलिंग क्रोमोजोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है जो जनकों से तंतु को वंशानुगत प्राप्त होता है।
क्या है, एलिंग क्रोमोजोम संलग्न अप्रभावी रखते हैं। एलिंग क्रोमोजोम कौन से होते हैं, XX, और लिंक क्रोमोजोम जो XX जो 23वां जोड़ा या XY भी हो सकता है, जो जनकों से संतति के वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है इसमें, जबकि जनक युगल दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक अथवा विषम युग्मिनी होने के कारण अप्रभावित रहते हैं, यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा या बीटा के संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्ताल्पता एनीमिया हो जाती है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। क्या है इस रोग का अभिलक्षण? थैलेमेशिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। अल्फा थैलेमेशिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेमेशिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है। अल्फा थैलेमेशिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक क्रोमोसोम के 16 पर 2 सन्निकट लगन जीन HBA1 और HBA2 का नियंत्रित होता है। अल्फा थैलेमेशिया का नियंत्रण किस पे होगा? क्रोमोसोम 16 पर जो जीन है HBA1 और HBA2 द्वारा नियंत्रित होता है। यह 4 विकल्पी एलील जीनों में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के कारण अभिलक्षित होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा, जबकि बीटा थैलेमेशिया प्रत्येक जनक की क्रोमोसोम 11 में स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैलेमेशिया विकार दातर कोशिका रक्ता सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप में भिन्न है कि पहले वाला रोग एक परिणामात्मक समस्या है जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यंत अल्प मात्रा में संश्लेषित होता है, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण का गुणात्मक समस्या है। नेक्स्ट अपना क्रोमोसोमीय विकार। क्या है? क्रोमोसोमीय विकार। दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकार के कारण होते हैं। मतलब या तो क्रोमोसोम कम होंगे या ज़्यादा होंगे या फिर उनका थोड़ा फेरबदल होगा, तो कौन से होंगे? क्रोमोसोमीय रोग उत्पन्न होंगे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणितता एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी या असुगुणितता। जैसे कि 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में एक की अधिक हो जाता है, एक प्रति अधिक हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। इसी प्रकार एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अगर एक्स गुणसूत्र एक कम हो जाए तो औरतों में क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? एक ज़्यादा हो जाता है। कोशिका द्रव विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है। क्या है? कोशिका द्रव विभाजन न हो सकने के कारण कोशिका का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है। इसे बहुगुणितता पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी। यह अवस्था प्राय पौधों में पाई जाती है। मानव में क्रोमोसोम की कुल संख्या 23 जोड़े हैं। इनमें से 22 जोड़े एलिंग सूत्र होते हैं, 1 जोड़े लिंग सूत्र होते हैं। मतलब 22 तो एलिंग होंगे जो XX होंगे नर और मादा में, और बाकी लास्ट वाला कौन सा होगा? नर में XY होगा और मादा में XX होंगे। कभी कभी विरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है या कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इन स्थितियों को क्रमशः क्रोमोसोम द्वि अधिसूत्र टेट्रासोमी या द्वि न्यूनसूत्री नलसोमी कहा जाता है। मतलब कम होंगे तो नल और अधिक होंगे तो द्विसूत्री होंगे। ऐसी स्थिति को प्रभावित व्यक्ति गंभीर रोग हो जाता है। क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद रखना है जो पीछे हमने देखे थे अनुवांशिक विकार, उनमें कौन कौन से आए थे? जैसे हीमोफीलिया, थैलेमेशिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया। और क्रोमोसोमीय विकार में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? डाउन सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम इस आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त प्रति आ जाना है। मतलब 21वें क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा प्रति आ जाती है, जो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, मतलब 21वां गुणसूत्र है, तो इसका कैसा होएगा, ऐसे तो 2 होते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐसे 3 हो जाएगी। ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडमन डाउन ने, किसने, लैंगडमन डाउन ने 1866 में खोजा। रोगी व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर का होता है, जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, जो चित्र 4.17 में दिखाया गया है। ये रहा निरूपिक चित्र, जिसमें डाउन सिंड्रोम रोगी उस व्यक्ति के तदनुरूप क्रोमोसोम दर्शाए गए हैं। सिर चपटा, पिछला भाग चौड़ा चपटा चेहरा, उंगलियों की सिरों पर अनेक लूप, हथेली में क्रीज, बड़ी झुर्रीदार जीभ, जन्मजात हृदय रोग। ये क्या है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा दिखाया गया है। हथेली चौड़ी, हथेली में अभिलाक्षणिक पोल्म क्रीज होती है। शारीरिक मन प्रेरक साइको मोटर और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है। क्लाइनफेल्टर में भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होगी, जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुरुष प्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण गायनेकोमेस्टीज अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन भी व्यक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं, मतलब उनमें स्त्रियों के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं। नेक्स्ट है अपना टर्नर सिंड्रोम। इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की एक्सोस्थिति। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्पअवधित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होएगा और XO की स्थिति बन जाती है और ऐसी औरतें भी बच्चे पैदा करने में असक्षम होती है। ये चित्र दिखाए गए हैं। मानव के सेक्स क्रोमोसोम की बनावट के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकारों का रेखीय निरूपण क्लाइनफेल्टर विकार और टर्नर विकार। ये उच्च कद के साथ त्रिवर्ण लक्षण और ये छोटा कद अल्पविकसित मादा लक्षण दिखाए गए हैं। आज हमने आनुवंशिक विकार और क्रोमोसोमीय विकार पढ़े। आनुवंशिक विकार में हमने क्या क्या देखा, हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेमेसिया, सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल देखे। वहीं पर क्रोमोसोम विकार में कौन कौन से रोगों को हमने देखा, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म होता है। जानने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करने हैं ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।